हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंजीनियरिंग विद तान्या। तो इससे जो प्रीवियस वाला लेक्चर था उसमें हमने कवर किया था एरे एंड एरे के टाइप्स। हमने एरे के टाइप्स देखे थे कि 3 तरह की एरे होती हैं, 1D एरे, 2D एरे एंड 3D एरे। हमने प्रीवियस वाली लेक्चर में 1D एरे एंड 2D एरे कवर कर लिया था कि उनका एड्रेस कैलकुलेशन क्या होता है 1D और 2D एरे बेसिकली होती क्या है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में आते ही आते हैं। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो, वरना तो मैं आपको PYQ कराऊंगी। ठीक है, अब देखिए आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि 3 डायमेंशनल एरे क्या होता है, व्हाट इज़ 3D एरे। ठीक है, A 3D एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ 2D एरेज। यानी कि 3D एरे क्या होता है, 2D एरे का ही कलेक्शन होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने 2D एरे में बताया था कि वहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम। सपोज़ ये एक एरे A है, अगर ये 2D है तो इसमें सिर्फ 2 चीज़ें होंगी, नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके नंबर ऑफ़ रोज़ को। ठीक है, एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपके नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपके नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 2D एरे हो जाएगी। ये क्या हो गई 2D एरे, 2D एरे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 3D एरे क्या होता है, 3D एरे 2D एरेज का ही कलेक्शन होता है। ठीक है, अ 3 डायमेंशनल एरे इज़ एन एरे दैट स्टोर्स द डेटा इन लेयर्स। जो डेटा को स्टोर करता है किसकी फॉर्म में, लेयर्स, रोज एंड कॉलम्स, एंड इज एक्सेस्ड यूजिंग 3 इंडाइसिस। अच्छा देखो, जो 2 डायमेंशनल एरे थी वो कितने इंडाइसिस के थ्रू हम एक्सेस कर सकते थे, वो हम एक्सेस करते थे 2 इंडाइसिस के थ्रू। 2 इंडाइसिस के थ्रू हम किसे एक्सेस कर सकते थे, 2D एरे को। ठीक है, लेकिन वहीं अगर 3D एरे है, 3D एरे को आप कितने इंडाइसिस से एक्सेस कर पाओगे, 3 इंडाइसिस से आप 3D एरे को एक्सेस कर सकते हो। अब देखो 2D एरे में भी क्या था, रोज़ थी और कॉलम्स थे। ठीक है, वैसे 3D एरे में भी रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है जिसे हम कहते हैं लेयर्स। इसे हम लेयर्स भी कहते हैं, पेजेस भी कहते हैं, या फिर ब्लॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, इस डायमेंशन को। अब देखो 3D है तो इसमें कितनी डायमेंशन होंगी, 3 डायमेंशंस होती हैं। कितनी डायमेंशंस होती हैं, 3 डायमेंशंस होती हैं। हम कह के चलते हैं कि एक x डायमेंशन है, एक y डायमेंशन है, एक z डायमेंशन है। x डायमेंशन को हम कहते हैं लेयर्स, या लेयर्स का ही दूसरा नाम होता है पेजेस, या फिर दूसरा नाम होता है ब्लॉक्स। ठीक है, अब देखो y को हम यहाँ कहते हैं कि कितनी रोज़ हैं, नंबर ऑफ़ रोज़, और z को हम कहते हैं कि कितने कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, देखो ये नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2D एरे में भी था और 3D एरे में भी है। एक्स्ट्रा क्या आ गया आपके पास, एक डायमेंशन एक्स्ट्रा आ गई जिसे हम लेयर्स, पेजेस या फिर ब्लॉक्स कहते हैं। ये एक ही नाम है, मतलब अलग अलग नाम से कहा जाता है। लेयर्स भी कह सकते हो, पेजेस भी कह सकते हो, ब्लॉक्स भी कह सकते हो। ठीक है जी, तो देखो अब आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि एक 3 डायमेंशनल एरे इज़ अ एरे दैट स्टोर्स डेटा, जो डेटा को स्टोर करती है लेयर्स की फॉर्म में, रोज़ की फॉर्म में और कॉलम्स की फॉर्म में। मैंने अभी बताया आपको। और इसे एक्सेस कर सकते हैं हम यूजिंग 3 इंडाइसिस। इसे हम किससे एक्सेस कर सकते हैं, यूजिंग 3 इंडाइसिस। 3 इंडाइसिस का यूज़ करके हम 3D एरे को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं 3D एरे को। मैंने जैसे 2D एरे की डिक्लेरेशन बताई थी, वैसे हम क्या करते हैं 3D एरे को डिक्लेयर करते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद क्या लिखा जाता है, एरे का नेम, कि नेम क्या होगा एरे का। फिर हम लिखते हैं डायमेंशन। अब यहाँ पे 3D एरे तो कितनी डायमेंशन होंगी, 3 डायमेंशन। अभी बताया x, y और z। x क्या है, लेयर्स, नंबर ऑफ़ लेयर्स, पेजेस या फिर ब्लॉक्स। y क्या है आपकी, नंबर ऑफ़ रोज, और z क्या है आपके नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। तो इस तरीके से आप डिक्लेयर करते हो एक 3D एरे को। देखो डेटा टाइप हमने ले लिया कि इंटीजर है, एरे का नाम हमने मान लिया कि ARR जो है एरे का नेम है। फिर हमने डायमेंशन डिफाइन करी कि x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 3 होगी और z की वैल्यू 4 होगी। तो ये हमारी क्या होगी, डायमेंशन होगी कि x जो है वो 2 है, यानी कि नंबर ऑफ़ लेयर्स कितनी होंगी 2, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी ले ली हमने 3, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमने कितने ले लिए 4 ले लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3D एरे को डिक्लेयर करते हैं। अच्छा अब देखो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट। अगर आपको एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने तो कैसे निकालते हो। अच्छा 2D एरे में मैंने बताया था कि 2D एरे के अंदर हम टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे निकालते थे, हम निकालते थे नंबर ऑफ़ रोज़ कि कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं भाई, और उसकी मल्टीप्लाई कर देते थे नंबर ऑफ़ कॉलम से। इस तरीके से हम क्या निकाल लेते थे, अपने टोटल एलिमेंट्स की, उस एरे के अंदर कितने
एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हम निकालते थे 2D एरे में, ठीक है। लेकिन 3D एरे में कैसे निकालोगे? 3D एरे में भी भाई सिंपल है, देखो टोटल एलिमेंट्स कैसे निकालोगे, कितनी डायमेंशन है वहाँ, 2 डायमेंशन थी, यहाँ 3 डायमेंशन है, तो x डायमेंशन, y डायमेंशन और z डायमेंशन की मल्टीप्लिकेशन कर दो। x क्या है कि कितनी नंबर ऑफ लेयर्स हैं, आप ये निकाल लो कि आपकी एरे में कितनी नंबर ऑफ लेयर्स हैं, कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको टोटल एलिमेंट्स मिल जाएंगे आपकी 3D एरे के अंदर, ठीक है जी। देखो मैंने एक एग्जांपल भी लिया हुआ है, इंट एरे 2 3 4, लेयर्स कितनी हैं, 2 है, 3 हैं और 4 है। तो x की वैल्यू क्या हो गई 2, क्योंकि लेयर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ को, तो x हो गया 2, y हो गया 3 और z हो गया आपका 4, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स अभी बताया x मल्टीप्लिकेशन बाय y मल्टीप्लिकेशन बाय z। x की वैल्यू दे रखी है 2, y की वैल्यू दे रखी है 3, z की वैल्यू दे रखी है 4, मल्टीप्लिकेशन करोगे 24। ये तो तब है जब आपको क्लियरली मेंशन है, देखो इस वाली एरे में क्या है, एरे में क्लियरली मेंशन है ना, देखो क्लियरली मेंशन है 2 कि इसकी लेंथ 2 है, 3 है, 4 है। लेकिन अगर ऐसे दे दे 2, देखो अगर आपको एरे ऐसे दे दिया ARR 2 4, ठीक है, कोमा 1 8 6 9, एक डायमेंशन ये हो गई, सेकंड डायमेंशन ये होगी, थर्ड। इसमें कैसे निकालोगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, देखो हमें पता है हम क्या निकालेंगे, 4 में से मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में भी, 4 - 2 + 1 करोगे तो कितना आ गया, 4 में से 2 गया 2 + 1 कितना आ गया 3, तो यहाँ हमें 3 मिल गया, कितना x की वैल्यू हो गई 3। यहाँ से निकालोगे अब नंबर ऑफ रोज, 8 - 1 + 1 तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ये क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ रोज। और z निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 9 - 6 + 1 3 + 1 यानी कि 4, ये क्या आ जाएगा आपका z आ जाएगा, सिंपल x y z आपने निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दो 3 × 8 × 4, 3 मल्टीप्लाई कर लो, 3 8 जा 24 इंटू में 4 4 4 जा 16 4 2 जा 96, ये आपका 96 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि 3 डायमेंशनल एरे क्या होता है, 3D एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब हम देखते हैं कि हम एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं 3D एरे। अब इधर उधर मत देखो, सिर्फ यहाँ फोकस करो। देखो हमने 2D एरे में भी पढ़ा था कि हम एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहाँ भी हमने फॉर्मूलाज देखे थे। वैसे ही हम देखेंगे कि एड्रेस कैलकुलेशन 3D एरे में कैसे होता है। वहाँ हमने रो मेजर ऑर्डर पढ़ा था, कॉलम मेजर ऑर्डर पढ़ा था। यहाँ पे भी हम क्या पढ़ेंगे, रो मेजर ऑर्डर पढ़ेंगे और कॉलम मेजर ऑर्डर पढ़ेंगे। बस डिफरेंस इतना होगा कि फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो देखो एड्रेस कैलकुलेशन 3D एरे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रो मेजर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए आगे एक 3D एरे दे रखी है और फॉर्मूला मतलब कि आपको कह दिया, उस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आपको रो मेजर ऑर्डर का ही यूज़ करना है, उसी का यूज़ करके आपको एड्रेस कैलकुलेट करना है, तो आप फॉर्मूला रो मेजर ऑर्डर का लगाओगे, ठीक है जी। देखो कैसे है फॉर्मूला, देखो एड्रेस ए क्या है, एरे का नेम है I J K, ये क्या दे रखे हैं आपको, 3 इंडाइसिस दे रखे हैं। यानी इस चीज़ के लिए, इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसके लिए आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो B + W इंटू E1 L2 + E2 इंटू में L3 + E3। बेसिकली ये क्या है, रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला है। अच्छा देखो B मैं पिछले वीडियो से बताते हुए आ रही हूँ कि B क्या होता है, B होता है आपका बेस एड्रेस, ठीक है। W भी बताते हुए आ रही हूँ कि साइज़ ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का साइज़ या तो वो वर्ड्स में भी दे सकता है आपको क्वेश्चन में, या फिर आपको बाइट्स में भी दे सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नया चीज़ क्या है, नई चीज़ है L1 L2 और L3। पहले देखते हैं L1 L2 L3 क्या होता है। L1 होता है लेंथ ऑफ फर्स्ट डायमेंशन, L2 होता है लेंथ ऑफ सेकंड डायमेंशन, L3 होता है लेंथ ऑफ थर्ड डायमेंशन। मैंने अभी बताया कि 3D एरे में, अभी बताया कि 3D एरे में कितनी डायमेंशन होती हैं भाई, 3 डायमेंशंस होती हैं, 3 डायमेंशंस होती है। कौन सी, X Y Z, इस तरीके से लिख दो ना आप। देखो 1 9 2 4 8 9
ठीक है। तो ये कौन सी डायमेंशन होगी, ये पहली डायमेंशन होगी, फिर ये वाली दूसरी डायमेंशन होगी, तीसरी डायमेंशन होगी। तो वही तो है कि L1 L2 L3 क्या रिप्रेजेंट करें, पहली डायमेंशन की लेंथ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, L1, L2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ सेकंड डायमेंशन, और L3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ थर्ड डायमेंशन की। फर्स्ट डायमेंशन की लेंथ क्या होगी, सेकंड डायमेंशन की लेंथ क्या होगी, और थर्ड डायमेंशन की लेंथ क्या होगी। ठीक है, L1 L2 L3 मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या आ रही है, E1 E2 E3। अब E1 E2 E3 क्या है, E1 E2 E3 को हम कहते हैं कि ये इफ़ेक्टिव इंडेक्स हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनका नाम क्या होता है, E1 E2 E3 होते हैं आपके इफ़ेक्टिव इंडेक्स। अब आप इफ़ेक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट कैसे करते हो, I आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, I माइनस लोअर बाउंड 1 LB1 का मतलब है लोअर बाउंड ऑफ फर्स्ट डायमेंशन। देखो लिखा हुआ भी है, LB1 क्या होता है, फर्स्ट डायमेंशन का लोअर बाउंड। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, E2 क्या होता है, J माइनस LB2। J आपको क्वेश्चन से दिया होगा, वहाँ से देखना होगा। LB2 क्या होता है, लोअर बाउंड ऑफ डायमेंशन 2 की डायमेंशन 2 का लोअर बाउंड क्या है, ऐसी LB3 है, लोअर बाउंड ऑफ डायमेंशन 3। तो आई होप अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि रो मेज़र ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें जो जो नोटेशन यूज़ हो रही हैं जैसे L1 L2 L3 E1 E2 E3 और LB1 LB2 LB3, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये नोटेशन रिप्रेजेंट क्या करती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। अच्छा देखो, अभी तो हमने फॉर्मूला किसका देखा, रो मेज़र ऑर्डर का ही तो देखा, लेकिन कॉलम मेज़र ऑर्डर का भी फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब देखो बहुत इजी है, बस आप है ना एक काम करना, जो ये रो मेज़र ऑर्डर का फॉर्मूला है इसे याद कर लेना। अब एक ट्रिक बताती हूँ, देखो कॉलम मेज़र ऑर्डर का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, देखो एक मिनट इधर देखो, एक मिनट, ये देखो हम सबसे पहले ना कॉलम मेज़र का रो मेज़र का फॉर्मूला लिखते हैं, AIJK इज इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस W इंटू में E1 L2 प्लस E2 L3 प्लस E3। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, रो मेज़र का ही तो है, रो मेज़र का ही तो है, ये देख लो, यहाँ से मैच कर सकते हो। अब देखो कॉलम मेज़र का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, कॉलम मेज़र बहुत सिंपल है, जहाँ 1 है ना, जहाँ पे 1 है उसे रिप्लेस कर दो 3 से, आपका काम हो जाएगा, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। देखो AIJK ऐसे का ऐसे लिख लो, B ऐसे का ऐसा लिख लो, W ऐसे का ऐसा लिख लो, मल्टीप्लिकेशन का साइन, E1 है, मैंने क्या कहा, 1 को रिप्लेस कर दो 3 से, 3 से रिप्लेस हो गया, L2 का कुछ नहीं करना, 2 ऐसे रखो, प्लस E2 3 है ना, 3 को रिप्लेस कर दो 1 से, तो 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस E3 है ना, 3 को क्या रिप्लेस कर दो, 1 से रिप्लेस कर दो, मतलब जहाँ 1 है वहाँ 3 डाल दो, जहाँ 3 है वहाँ 1 डाल दो, बस इतना करना है। देख लो, ये देखो कॉलम मेज़र का फॉर्मूला, यहाँ देख लो और यहाँ पे देख लो, B प्लस W मल्टीप्लिकेशन E3 L2 प्लस E2 इंटू में L1 प्लस E1, वही फॉर्मूला है ना। मैंने सिर्फ क्या कहा, जहाँ 1 है वहाँ 3 कर दो, देखो जहाँ 1 था वहाँ मैंने 3 कर दिया, जहाँ पे 3 था वहाँ 1 कर दो, मतलब कि पोजीशन इंटरचेंज करनी है, 1 की जगह 3 और 3 की जगह 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, कॉलम मेज़र ऑर्डर का फॉर्मूला आ जाएगा, सिंपल सा था, बस 1 की जगह 3 रख दो और 3 की जगह 1 रख दो, तो दोनों फॉर्मूला आपको समझ में आ गए, रो मेज़र का भी और कॉलम मेज़र का भी। ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया आपका कॉलम मेज़र का। ठीक है, अब हम इसके ऊपर देखेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी, ये हो गया आपका कॉलम मेज़र का, बस 1 की जगह 3 रख देना और 3 की जगह 1 रख देना। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कंसिडर अ 3 डायमेंशनल एरे ए, यानी कि एरे का नाम क्या है, ए है, डिक्लेयर्ड एज A 2⁸ कोमा -4�1 कोमा 6�10। सपोज बेस एड्रेस 200 दिया हुआ है, W आपको 4 दिया हुआ है, देन फाइंड द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट। इस एड्रेस के लिए, इसके लिए आपको क्या इस लोकेशन के लिए आपको क्या निकालना है, इस लोकेशन के लिए फाइंड करना है आपको एड्रेस, कि इस लोकेशन का क्या एड्रेस होगा इन बोथ केसेस लिख दिया, तो इसका मतलब आपको रो मेज़र ऑर्डर
की हेल्प से भी निकालना है और कॉलम मेजर ऑर्डर की हेल्प से भी निकालना है। अगर वो कह रहा है ना बोथ केसेस का मतलब ये हो जाता है कि आपको रो मेज़र की हेल्प से भी शो करना है और कॉलम मेजर की हेल्प से भी शो करना है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है कोई भी मतलब किस मेथड से करना है तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है किस मेथड से करना है तो फिर आपको उसी को फॉलो करना होगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बोथ केसेस, तो हम रो मेजर से भी निकालेंगे और कॉलम मेजर से भी निकालेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले आपका ये होना चाहिए, आप वो लिखोगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एरे ये आपकी गिवन थी, मैंने लिख दी। ठीक है, फिर क्या देखो अब हम क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ फर्स्ट डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन कौन सी है? ये वाली फर्स्ट डायमेंशन है। इसकी लेंथ कैसे निकालोगे? अभी बताया था, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो 8 माइनस 2 प्लस 1 करोगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी फर्स्ट डायमेंशन की 7। ऐसी लेंथ निकालोगे सेकंड डायमेंशन कौन सी है? ये वाली, तो 1 माइनस 4 करोगे और प्लस उसमें क्या करोगे? 1, यानी अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो क्या निकलेगी आपकी लेंथ? 6 निकलेगी। और फिर हम थर्ड डायमेंशन की लेंथ निकालोगे, थर्ड डायमेंशन आपकी ये है, तो 10 माइनस 6 प्लस 1 करोगे, क्या आएगा आपका? 5 आएगा। ऐसे आपने क्या करा? तीनों डायमेंशंस की लेंथ निकाल ली। पहली डायमेंशन ये थी, फिर कोमा लगा हुआ है तो समझ जाओ सेकंड डायमेंशन ये है, फिर कोमा लगा हुआ है तो थर्ड डायमेंशन ये है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पहली डायमेंशन ये थी, सेकंड ये और थर्ड ये। हमने क्या निकाल लिया? इन तीनों की लेंथ निकाल ली, L1 L2 L3। ठीक, अब हम निकालेंगे इफेक्टिव इंडेक्स। ठीक, इफेक्टिव इंडेक्स सबसे पहले निकालेंगे E1। E1 कैसे निकालोगे? I माइनस लोअर बाउंड 1। देखो I आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो ये है ये I है, ये J है और ये आपका क्या है? K है। ठीक है, I J एंड K। ठीक है, तो I माइनस लोअर बाउंड 1 करोगे, यानी कि E1 निकाल रहे हो, तो I की वैल्यू क्या है? 5। अब लोअर बाउंड क्या होगा? देखो पहली डायमेंशन का लोअर बाउंड क्या है? लोअर बाउंड 2 है और अपर बाउंड क्या है? 8। आपको क्या लेना है? लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड क्या है? 2। आपने रखा 5 माइनस 2, आपके पास 3 आ गया, तो इफेक्टिव इंडेक्स 1 E1 कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब निकालोगे इफेक्टिव इंडेक्स 2। इफेक्टिव इंडेक्स 2 के लिए, यानी कि सेकंड डायमेंशन के लिए, E2 इज इक्वल्स टू J माइनस लोअर बाउंड 2। J कितना दे रखा है? -1, तो J की जगह पे आपने क्या रखा? -1 माइनस लोअर बाउंड 2 क्या है? देखो सेकंड डायमेंशन ये है, इसका अपर बाउंड 1 है और लोअर बाउंड क्या है? -4, तो आपने क्या रखा? लोअर बाउंड -4। सोल्व करोगे तो E2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। E1 भी निकल गया, E2 भी निकल गया। अब थर्ड डायमेंशन का निकालेंगे, E3 इज इक्वल्स टू K माइनस लोअर बाउंड 3। K की वैल्यू क्या है? 8, क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, K माइनस लोअर बाउंड ऑफ 3, K की वैल्यू 8 थी, माइनस लोअर बाउंड थर्ड डायमेंशन क्या है? 6 है, अपर बाउंड 10 है। लोअर बाउंड देखना है तो 6 रखा, 8 माइनस 6 2, तो E1 आ गया, E2 आ गया, E3 आ गया। ठीक है, मेन काम यही था, इन्हें सही से निकालना, इनकी लेंथ और इनका इफेक्टिव इंडेक्स बहुत ध्यान से निकालना होता है। ठीक है, अब देखो सिंपल काम क्या बचा? अप्लाई करो रो मेजर ऑर्डर फॉर्मूला। जो रो मेजर का फॉर्मूला था जो मैंने बताया था, सिर्फ आपको क्या रखना है? वैल्यूज रखनी है। अब सारी चीज़ें आपके पास हैं। बेस एड्रेस आपको क्वेश्चन में गिवन था, बेस एड्रेस कितना गिवन है भाई? आपको 200 गिवन है, तो आपने 200 रख दिया। W की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, देख लो ये रही, W इज इक्वल्स टू 4, आपने 4 रख दिया। E1 आपने कैलकुलेट कर लिया, E2 आपने कैलकुलेट कर लिया, E3 भी आपने कैलकुलेट कर लिया। वैसे ही आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? L2 भी कैलकुलेट कर लिया है और L3 भी। बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। B की वैल्यू रखी, W की रखी, E1 की वैल्यू आपने निकाली थी 3, वो रख दी। L2 है यानी कि मल्टीप्लिकेशन में है, L2 की वैल्यू ये रही देखो 6, L2 की वैल्यू ये रही 6, आपने 6 रखी, प्लस E2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 3 एंड L3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 5, वो रख दी, प्लस E3। अब E3 की वैल्यू निकाली थी 2, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अब जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 628। ये किसका यूज़ करके आया? ये यूज़ करके आया रो मेजर ऑर्डर फॉर्मूला का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको दोनों केसेस को यूज़ करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये PYQ है। ठीक है, PYQ है क्वेश्चन। अच्छा,
देखो ये हमने रो मेज़र फॉर्मूला से तो निकाल लिया, लेकिन एक और हमारे पास है, वो है कॉलम मेज़र। तो आप कॉलम मेज़र का फॉर्मूला लगाओगे तो देखो कॉलम मेज़र के फॉर्मूले में सिर्फ इतना चेंज था, जहाँ 1 था वहाँ हमने क्या चेंज कर दिया था, 3। 1 से 3 की वैल्यू रिप्लेस कर दी थी। देखो यहाँ भी बताया था मैंने, 1 जहाँ पे था वहाँ हमने 3 रख दिया था, और जहाँ 3 था वहाँ 1 रख दिया, तो फॉर्मूला हमारे पास ये आया था। बस वही है, सब चीज़ आपने निकाली रखी है, L1 L2 L3 E1 E2 E3 B आपको गिवन है, W आपको गिवन है, सिर्फ आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर आएगा 632। तो आपने दोनों से निकाल लिया, कॉलम मेजर से भी और रो मेजर से भी। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल कर दी। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, तो L1 L2 L3, क्योंकि ये क्या है, पहली डायमेंशन की लेंथ है, सेकंड डायमेंशन की लेंथ है और थर्ड डायमेंशन की लेंथ है। मैंने कई बार आपको बता दिया। L1 L2 L3 की मल्टीप्लाई करोगे, L1 देख लो आपने निकाला था अभी, L1 निकाला था 7, L2 6 और L3 निकाला था 5। तो मल्टीप्लिकेशन करा, आपके एलिमेंट्स कितने होंगे, 210। ठीक है, मैंने आपको न्यूमेरिकल सोल्व करा दिया दोनों केसेस से, रो मेज़र से भी और कॉलम मेज़र से भी। ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है 3D एरे का, ये PYQ है, तो इसे ध्यान से करना। मैंने आपके लिए यहाँ आंसर भी लिख दिए हैं। देखो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उस एरे के अंदर, उसका आंसर है 1408। और रो मेज़र फार्मूला से और कॉलम मेज़र फार्मूला से क्या आंसर आएगा वो भी मैंने लिख दिया है। तो वेरीफाई करना आंसर, और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 3D एरे था। 3D एरे, 1D एरे और 2D एरे एंड 3D एरे हमने कंप्लीट कर लिया है। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी प्लीज़ वो जाके देख लेना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं कह रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स मतलब ऐसा तो नहीं है कि 7 मार्क्स में अकेला स्पार्स मैट्रिक्स पूछा जाए, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है, या फिर 7 नंबर के क्वेश्चन में आपसे अटैच करके किसी और क्वेश्चन के साथ मिला के पूछ लेगा कि स्पार्स मैट्रिक्स बताओ क्या होता है। देखो स्पार्स मैट्रिक्स समझते क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्पार्स मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट। वो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू द नॉन जीरो एलिमेंट्स, यानी उसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स तो कम होंगे, जो जीरो एलिमेंट है उनकी क्वांटिटी या कह सकते हो संख्या ज़्यादा होगी। देखो एग्जाम्पल से यहाँ पे देखो, इस वाली रो में 0 0 0 और यहाँ पे सिर्फ एक नॉन जीरो एलिमेंट है दैट इज़ 5। फिर इस पूरी रो में तो सारे ही एलिमेंट जीरो हैं। इस रो में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो एलिमेंट है दैट इज़ 8। और इस वाली रो में सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, जीरो एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू नॉन जीरो एलिमेंट। नॉन जीरो एलिमेंट तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 ही हैं, 5 और 8। देखो मैंने लिखा हुआ भी है। टोटल एलिमेंट्स कैसे निकालोगे, 4 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, तो 4 × 4 16 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हैं, जो जीरो नहीं है, 5 और 8, सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। और नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स कितने हैं भाई, आपके पास 14 हैं, यानी कि इसमें 14 जीरोज़ हैं और 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन जीरो हैं। सिंस मोस्ट एलिमेंट्स आर जीरो, इस मैट्रिक्स में क्योंकि सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स कौन से प्रेजेंट हैं, जीरो, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। सिंपल सा है, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू नॉन जीरो एलिमेंट्स, उसे ही हम स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है स्पार्स मैट्रिक्स की, स्पार्स मैट्रिक्स सेव करती है मेमोरी को, सिर्फ और सिर्फ क्या स्टोर करते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट्स को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। देखो सिर्फ और सिर्फ क्या स्टोर हो रहे हैं, नॉन जीरो एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं, तो इसलिए क्या सेव करती है, मेमोरी। फास्टर प्रोसेसिंग होती है, ऑपरेशन कैन स्किप जीरो वैल्यूज़, यानी कि इसमें ऑपरेशंस फास्टर होते हैं, क्योंकि देखो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, जीरो हैं, तो हम जीरो ऑपरेशन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उनका वैसे भी हमें कुछ काम नहीं, वही लिखा हुआ है ऑपरेशंस कैन स्किप जीरो वैल्यूज़। जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम इन जीरो वैल्यूज़ को स्किप कर सकते हैं।
ठीक है। फिर थर्ड है एफिशिएंट स्टोरेज, वही है कि अगर मेमोरी सेव हो रही है तो स्टोरेज भी क्या होगी आपकी एफिशिएंट होगी। यूज़फुल फॉर वेरी लार्ज मैट्रिसेस कह सकते हो विद मैनी जीरोज़, यानी कि ये जो लार्ज मैट्रिसेस हैं उनके लिए यूज़फुल होती है जिनमें नंबर ऑफ जीरोज़ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब देखो स्पार्स मैट्रिक्स को हम दो वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो एरे के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। देखो एरे के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक स्पार्स मैट्रिक्स है। भाई क्यों है स्पार्स मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ ज़्यादा हैं। गिन लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, जीरो एलिमेंट कितने हैं आपके पास 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। और नॉन जीरो एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 कितने हैं आपके पास, मतलब जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो कितने हैं 6 हैं। तो जीरो एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए, इसलिए ये क्या है इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन जीरो एलिमेंट्स, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं स्पार्स मैट्रिक्स। ये हमने एग्जांपल लिया है, ठीक है। रिप्रेजेंटेड यूजिंग एरे बाय रो कॉलम एंड वैल्यू, इसमें 3 फील्ड्स होंगी, कौन कौन सी, रो होगी, कॉलम होगी और वैल्यू होगी। रो कॉलम तो आप समझ रहे हो कि ये चीज़ रो होती है, ये चीज़ कॉलम होती है। वैल्यू उस पर्टिकुलर इंडाइस पे जो वैल्यू प्रेजेंट है, समझेंगे। देखो ध्यान से, देखो रो हमने कौन सी ली, जीरोथ रो, ये हमारी कौन सी है जीरोथ रो। इसके कॉलम नंबर 2 पे जाओ, जीरोथ रो के कॉलम नंबर 2 पे ये देखो कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है 3, वही तो लिखी हुई है। रो नंबर 0 में कॉलम नंबर 2 पे कौन सी वैल्यू है 3, वो लिख दी। फिर अब आप कहाँ जाओगे, जीरोथ रो में जाओगे और फिर कहाँ जाओगे, 4th कॉलम में। जीरोथ रो और 4th कॉलम में कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, 4 वैल्यू प्रेजेंट है। आप बेसिकली इस टेबल में लिख क्या रहे हो, आप इस टेबल में वो लिख रहे हो जो वैल्यू 0 नहीं है। 3 वैल्यू जो होती 0 नहीं है, ये नॉन जीरो एलिमेंट है, ये भी नॉन जीरो एलिमेंट है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, तो हम ये चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे जीरोथ रो में कौन से कॉलम में प्रेजेंट है, 4th कॉलम में प्रेजेंट है, और वैल्यू क्या है, कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, 4 वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। अब फर्स्ट रो में जाओ, सेकंड कॉलम पे जाओ, कौन सी वैल्यू मिल रही है भाई, 5 वैल्यू मिल रही है, 5 लिख दी। वैसे ही फर्स्ट रो में जाओ, थर्ड कॉलम पे जाओगे तो कौन सी वैल्यू मिलेगी 7, तो हमने वो लिख दी। ऐसी अब देखो सेकंड रो में जाओगे और फर्स्ट कॉलम पे जाओगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी, वो लिख दी। ऐसी अब हम सेकंड रो में जाएंगे और सेकंड कॉलम पे जाएंगे तो वैल्यू क्या मिल गई 6। तो ये क्या होता है आपका एरे रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे लिंक लिस्ट से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इस लेक्चर के बाद हम लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे। देखो लिंक लिस्ट में क्या होता है, नोड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब नोड्स की हेल्प से हम स्टोर करते हैं। आगे समझेंगे लिंक लिस्ट को। रो यानी कि रो लिखोगे, कॉलम लिखोगे, वैल्यू लिखोगे। इसमें क्या होता है ना, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। यहाँ पे क्या होगा, जो नेक्स्ट नोड होगी उसका एड्रेस होगा, यानी कि एक तरह से कह सकते हो इस वाली चीज़ का हम यूज़ करते हैं एक नोड को दूसरी नोड से लिंक करने के लिए। अब लिंक करने के लिए एड्रेस चाहिएगा तो वो एड्रेस हम यहाँ स्टोर कराते हैं, ठीक है। अब इतना ध्यान मत दो, जब हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो रो की वैल्यू क्या आती है 0, कॉलम की वैल्यू क्या है 2 और वैल्यू क्या है 3। अब इस वाली चीज़ इस यहाँ पे क्या स्टोर होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा। नेक्स्ट नोड कौन सी है ये, तो इस नोड का जो एड्रेस है ना वो यहाँ स्टोर होता है, ठीक है। वैसे अब दूसरा देखो 0 4 4, यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, नेक्स्ट नोड ये है, इसका एड्रेस यहाँ स्टोर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट नोड बन गई, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब देखो 1 1 2 5, ये क्या थी रो कॉलम वैल्यू। ऐसी फिर हमारे पास क्या चलता जाएगा, ये हमारी लिंक लिस्ट के थ्रू। ये क्या होती है नोड्स, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये नोड। तो ये ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एरे के थ्रू एंड लिंक लिस्ट के थ्रू, ठीक है। आई होप स्पार्स मैट्रिक्स और 3D एरे का कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।